दबाव समूह या हित समूह आज हम पढ़ेंगे। दबाव समूह या हित समूह क्या होते हैं? तो ऐसे समूह जो अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं उनको दबाव समूह कहते हैं। लेकिन ये दबाव किस पर डालते हैं? तो ये दबाव डालते हैं सरकार पर या सरकार के अलग अलग विभिन्न जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। दबाव किस पर होता है? सरकार पर। सरकार के अलग अलग अंग हो गए जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक अधिकारियों पर। दबाव समूह या हित समूह की अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं को हम देखते हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएं परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वे यहाँ पर मैं लिख कर लेकर आया हूँ। जिगलर महोदय ने परिभाषा दी है। जिगलर महोदय के लिए हमें ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दबाव समूह को संगठित समूह कहा। कैसा समूह का? संगठित समूह। इनके लिए इनने 4 शब्द इन्होंने बताए हैं। वे 4 शब्द हमें याद रखने का 4 शब्द याद रखने हमें। कौन कौन से 4 शब्द हैं? एक तो है संगठित समूह। दूसरा, ये अपने औपचारिक ढंग से ये क्या करते हैं? औपचारिक ढंग से सरकारी पदों पर नियुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी पदों पर नियुक्त होने का नहीं होता है। इनका कार्य होता है सरकारी निर्णयों को प्रभावित करना। किसके निर्णयों को प्रभावित करना? सरकार के जो निर्णय हैं उनको प्रभावित करना। जिगलर महोदय ने यही कहा कि संगठित समूह जो सरकारी नौकरी या सरकारी पदों पर नियुक्त होने की आशा नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं, और वे केवल सरकारी निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं। सरकार के जो निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करने की बात किन्होंने कही? जिगलर महोदय ने। जिगलर ने कहा सरकारी निर्णय या सरकार के निर्णयों को प्रभावित करना। अगले विद्वान है ओडीगार्ड। ओडीगार्ड में हमें गार्ड शब्द से याद रखना है। गार्ड का क्या कार्य होता है? उसके अनुसार गार्ड का कार्य होता है रक्षा करना। इसी प्रकार यह भी किस प्रकार किसकी रक्षा करने के लिए काम करते हैं वो हम इस परिभाषा में देखते हैं। गार्ड हमेशा फॉर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर्मल होते हैं। वे उनकी एक विशेष यूनिफॉर्म होती हैं और वे हमेशा ही फॉर्मल तरीके से, इसलिए वे हो गए औपचारिक। इन्होंने क्या कहा? औपचारिक संगठन। गार्ड कैसे होते हैं? सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक ही होते हैं गार्ड तो। पूरी कॉलोनी के या तो गार्ड हो सकते हैं या किसी बैंक का होगा तो सरकारी होगा तो वो होगा सार्वजनिक प्रकार से। और तीसरा है रक्षा करना और रक्षा की वर्दी करना है। रक्षा आ जाए, सार्वजनिक आ जाए और औपचारिक संगठन, तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा हमारे ओडीगार्ड साहब। ओडीगार्ड ने कहा दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हो। एक या अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं। कैसे उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य और स्वार्थ होते हैं। सामान्य उद्देश्य और स्वार्थों के लिए वे सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन को, सार्वजनिक नीति निर्माण होते हैं और शासन सरकार को प्रभावित करते हैं। और इसलिए प्रभावित करते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा और वर्दी हो सके। अगले विचारक है मायरन वीनर। मायरन, रन मतलब दौड़ना, RUN रन दौड़ना, और विनर विजेता, दौड़ना और विजेता बनना। इसमें ये 2 शब्द याद रखने हैं। मायरन रन करना है और विनर बनना है हमें। तो इसके लिए हमें करना होगा रन और विनर। रन करना दौड़ना हमारे लिए कैसा कार्य है? स्वैच्छिक कार्य है। कैसा कार्य? रन करना दौड़ना हमारे लिए स्वैच्छिक कार्य है। तो स्वैच्छिक समूह किसने कहा? दबाव समूह को स्वैच्छिक समूह किसने कहा? तो मायरन वीनर ने कहा, क्योंकि दौड़ना हमारे लिए, रन करना हमारे लिए स्वैच्छिक कार्य हैं, इसलिए रन करना हमारे लिए स्वैच्छिक कार्य हैं।
तो माइरन विनर स्वैच्छिक समूह। सवाल पूछा गया है कि दबाव समूह को स्वैच्छिक समूह किसने कहा, और ऐसे सवाल में उत्तर आया माइरन विनर। स्वैच्छिक समूह हो गए जो प्रशासकीय ढांचे के बाहर हो, जो सरकारी कर्मचारियों के नामांकन या नियुक्ति, सार्वजनिक नीतियों को अपनाए जाने, उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार एक रनर जो होता है, रनर जीतने का प्रयास करता है, विनर बनने का प्रयास करता है, उसी प्रकार माइनर विनर भी प्रयास करते हैं, स्वैच्छिक हैं और प्रयास करते हैं। तो माइरन विनर में हमें रन से स्वैच्छिक और विनर के लिए प्रयास दोनों ही करना है। प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और ये स्वैच्छिक समूह है माइरन विनर। रॉबर्ट सी बॉर्न, बॉर्न है हमारे शरीर में, बॉर्न हड्डी को कहते हैं, और हड्डियों का क्या काम है? शरीर को जोड़ कर रखना, शरीर को जोड़ कर रखना। तो बॉर्न महोदय ने क्या कहा है कि दबाव समूह राजनीतिक क्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों का संयोजन है। क्या है? संयोजन है। जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? बॉर्न करता है। शरीर में जो बॉन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, वो शरीर को आपस में जोड़ कर रखती हैं। मांस हड्डियों से जुड़ा रहता है और हड्डियां आपस में जुड़कर पूरे शरीर को एक निश्चित आकार देती हैं। उसी प्रकार बॉर्न सर ने कहा है कि यह संयोजन है, व्यक्तियों का क्या है? संयोजन। व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य करता है या जोड़ कर रखता है। इस प्रकार की परिभाषा किसने दी? बॉर्न महोदय ने दी, रॉबर्ट सी बॉर्न ने। और संयोजन है जो क्या करते हैं? शासन क्रिया पर बिना औपचारिक नियंत्रण प्राप्त किए। ये भी यही है कि शासन क्रिया पर औपचारिक नियंत्रण नहीं करते, मतलब किसी प्रकार से विधायक, एमएलए या फिर एमपी, सांसद नहीं बनते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, केवल मतदान करते हैं, वो खड़े नहीं होते हैं, विभिन्न जो वोट होते हैं उनमें खड़े नहीं होकर, मतलब शासन में कोई पद प्राप्त नहीं करके। यही है। उन्होंने पहले, जिगलर महोदय ने पहले कहा कि वो सरकारी कर्मचारी या सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं होना चाहते हैं। रॉबर्ट सी बॉर्न ने कहा कि वे शासन में कोई पद प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। शासन क्रिया पर बिना औपचारिक नियंत्रण प्राप्त किए समाज के मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण में अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता के मुद्दे बनाते हैं। जो अपने उद्देश्य होते हैं उनको प्राथमिकता दे रहते हैं। वे, ये बात किसने कही है? ये बात बॉर्न साहब ने कही है कि अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं। जिस प्रकार हम अपनी हड्डियों को मजबूत करने में प्राथमिकता देते हैं, इसी प्रकार बॉर्न साहब भी प्राथमिकता देते हैं और जोड़े रखते हैं। आगे है वीओ की शब्द देखने पर हमें देखो, वीओ की ये है व्लादिमीर ऑरलैंडो की। व्लादिमीर या व्लादिमर ऑरलैंडो की अमेरिकी विद्वान है। कैसे विद्वान है? अमेरिकी हैं, यूएसए के हैं, लेकिन नाम से में चाइनीज लगते हैं। नाम से कैसे लगते हैं? वीओ की चाइनीज विद्वान लगते हैं नाम से। तो ये सीधे मानस पटल, मतलब मस्तिष्क पर या मन पर जो है मानस पटल पर उतरते हैं। कैसे उतरते हैं? चाइनीज की तरह उतरते हैं। वीओ की अमेरिकी हैं लेकिन हमें चाइनीज लगते हैं, हमारे मानस पटल पर चाइनीज की तरह उतरते हैं। और चाइनीज हमेशा कैसे होते हैं? बदमाश। कैसे होते हैं चाइनीज? बदमाश। तो वीओ की ने कहा कि बदमाश लोबीबाज कहा। वीओ की ने दबाव समूह को कैसे कहा? बदमाश लोबीबाज। जो अमेरिका में लॉबी में जो लोग जाकर सरकार के व्यवस्थापिका की कांग्रेस के जो निर्णय को प्रभावित करते हैं, उनको लोबीबाज कहा। और कैसे लोबीबाज कहा? बदमाश लोबीबाज कहा। एक बार मैं वापस बोलता हूँ, वीओ की अमेरिकी विद्वान है लेकिन हमारे मन पर इनके नाम से चाइनीज जैसे लगते हैं, ये चाइना के होंगे। तो मानस पटल पर, मस्तिष्क पर ये उतरते हैं। क्या पर उतरते हैं? मस्तिष्क पर। और चाइनीज हमेशा कैसे होते हैं? चाइनीज होते हैं बदमाश। चाइनीज बदमाश। तो जहाँ पर बदमाश लोबीबाज मानस पटल पर,
तो उसका उत्तर हो जाएगा वियोकी। बदमाश लोभीबाज मानस पटल पर उतरते हैं या उतारते हैं, कुछ भी जो अपने तस्वीर उतारते हैं, अपने जो उद्देश्य होते हैं उनको उतारते हैं। इसकी बात किन्होंने कही? वियोकी महोदय ने कही है ये बात। वियोकी ने आगे कहा जो सदाचारी विधायक, विधायकों को इन्होंने सदाचारी कहा और लोभीबाज को बदमाश कहा। सदाचारी विधायक को जनहित में अपने विवेक अनुसार आचरण नहीं करने देता है और उसे पथ भ्रष्ट करने के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो वियोकी महोदय ने कहा कि बदमाश लोभीबाज मानस पटल पर अपनी तस्वीर उतार देते हैं, अपने उद्देश्यों की तस्वीर उतार देते हैं, और जो सदाचारी विधायक होते हैं उनको अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं करने देते और उन्हें पद से भ्रष्ट करने के अलग अलग प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं या हथकंडे अपनाते हैं या उनकी कोशिश करते हैं। उन्हीं को उन्होंने दबाव समूह कहा। एक दबाव गुट उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिनके एक से अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं। ये सामान्य परिभाषा में है कि जिनके एक हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं सामान्य उद्देश्य होते हैं, तथा जो घटनाक्रम को विशेषतया विधि निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा कर सके। विधि निर्माण को एक तो और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सके और उन्हें प्रोत्साहन दे सके। अपने हितों को प्रोत्साहन देने के लिए वे कार्यरत रहते हैं। दबाव समूह और हित समूह में अंतर। इस प्रकार के सवाल लिखित परीक्षा में ऑप्शनल जो परीक्षा होती है, ऑप्शन वाली परीक्षा होती हैं, बहुविकल्पी परीक्षा में तो हम इसका सवाल का उत्तर दे भी सकते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया है, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया है, और विभिन्न जो राज्यों की स्टेट पीसीएस होते हैं, यूपीएससी राजस्थान में भी पूछा, आरपीएससी हो सकता है, या फिर अलग अलग स्टेट्स की जो स्टेट पीसीएससी और पीएससी होते हैं उसमें ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू होते हैं। पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंटरव्यू होता था, लेकिन अब फर्स्ट ग्रेड में इंटरव्यू बंद कर दिए हैं। अब प्रशासनिक अधिकारियों की जो भर्ती होती हैं, सिविल सर्विसेज होती हैं, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। कई जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं वे कह देते हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं होता है, और कई कहते हैं इसमें अंतर होता है। विद्वानों ने भी इसमें अंतर माना है। मोटा मोटा अंतर यदि बात करें तो हित समूह वे होते हैं जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं और सही तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की बात करते हैं। लेकिन वही हित समूह जब असंवैधानिक कार्य करने लग जाए, हड़ताल करे, प्रदर्शन करे, धरना दे दे और बहुत ज़्यादा दबाव डालकर सरकार को बाध्य कर दे, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार को बाध्य कर दे, तब वही हित समूह दबाव समूह बन जाता है। कार्य विधि और हित सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन जो होते हैं, हित समूह अपने हितों साधन के आधार पर बात करते हैं। हित समूह अपने हितों की वृद्धि तथा रक्षा के लिए प्रमुखतया अनुनय मतलब प्रार्थना पत्र लिखना, अनुनय विनय जो होता है, जैसे प्रार्थना पत्र लिखना या फिर ज्ञापन सौंपना, जो संवैधानिक कार्य होते हैं, आराम से होते हैं, उन कार्यों को अनुनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अनुनय मतलब प्रार्थना करना। अनुनय साधनों का प्रयोग करते हैं। हित समूह कैसे अनुनय साधनों का प्रयोग या संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह जो होते हैं वे भिन्न भिन्न तकनीकों का सहारा लेते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, तकनीकों या हथकंडे अपनाते हैं, जैसे धरना करना, प्रदर्शन करना, हड़तालें करना, इस प्रकार के। हित समूह शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। हित समूह जो होते हैं उनका लक्ष्य ये नहीं होता है कि शासन क्रिया को प्रभावित किया जाए। ये अन्य ऐसे ही समूह या अन्य सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को अपने प्रभाव लक्ष्य बनाते हैं। तो हित समूह जो होते हैं अपने प्रभाव से क्या करते हैं,
जो दूसरे समूह होते हैं उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि समझौता करके आपस में मिल बांट कर सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। लेकिन दबाव समूह जो होते हैं वे अन्य जो दूसरे दबाव समूह होते हैं उनकी बात नहीं मानकर केवल अपना ही हित पूरा करवाने की कोशिश करता है। हित समूह सभी साथ वाले हित समूहों के भी हितों की चिंता करते हैं, लेकिन जो दबाव समूह होते हैं वे केवल अपने हितों की चिंता करते हैं और अपने समूह विशेष के हितों की पूर्ति के लिए वे सरकार पर दबाव डालते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। ये साथी दबाव समूहों की चिंता नहीं करते हैं, केवल अपने दबाव समूह का जो लक्ष्य होते हैं उनकी चिंता करते हैं। हित समूह और दबाव समूह के बीच तीसरा अंतर है प्रकृति का अंतर। इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। हित समूह जो होते हैं वे राजनीति से संबंधित नहीं होते हैं, तो कैसे होते हैं, उन्हें ये शब्द दिया गया है राजनीतिकृत होते हैं, राजनीति से संबंधित नहीं होते हैं, जिसे राजनीतिकृत समूह कहते हैं। ये राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं, ये केवल अपने हितों की पूर्ति की बात करते हैं जो कि सही हित होते हैं और उनके लिए भी वे अनुनय विनय के माध्यम से ही प्रस्ताव रखते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं वे राजनीतिकृत होते हैं, वे राजनीति की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इलेक्शन में आपको यदि जीतना है तो हमारे हितों को पूरा करना ही पड़ेगा। ये दबाव समूह राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध भी रखते हैं, जो राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं वो होते हैं दबाव समूह। जो राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं वे होते हैं हित समूह। दबाव समूह या हित समूहों के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो पहला लक्षण है ये औपचारिक होते हैं। कैसे होते हैं? औपचारिक संगठन होते हैं। दबाव समूह कैसे होते हैं? औपचारिक मतलब इनकी एक संस्था होती है, इनका अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, सचिव होते हैं, अलग अलग पद होते हैं इनमें, उनको औपचारिक संगठन कहते हैं। तो औपचारिक होते हैं, पहले विशेषता इसकी हो गई है, ये औपचारिक होते हैं। वे केवल व्यक्तियों का झुंड मात्र नहीं होता है, उनके नियम होते हैं, उनकी सदस्यता के लिए शुल्क देनी पड़ती हैं। कार्यकारिणी भी होती है उनकी। क्या होती है? ये कार्यकारिणी जो तय करती है कि हमें कौन से उद्देश्यों के लिए कब मांग रखनी है, किस प्रकार से मांग रखनी है, यह सब तय करने के लिए कार्यकारिणी होती हैं। औपचारिक संगठन के अभाव में दबाव समूह कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि उनका संगठन औपचारिक नहीं होगा, कोई उसको नियंत्रित करने वाला कोई नेता नहीं होगा, तो दबाव समूह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दबाव समूह के जो सदस्य होते हैं उनको एक जगह एकत्रित करना भी मुश्किल हो सकता है, या फिर वो सभी सदस्यों के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, तो इनको एक जगह केंद्रित करने के लिए कार्यकारिणी होना जरूरी है। इसलिए औपचारिक होना बहुत आवश्यक है। दूसरी इसकी विशेषता है सुनिश्चित स्वहित। इनके जो स्वहित होते हैं, हित जो होते हैं, खुद के हित, स्वहित जो होते हैं, वे अच्छी तरह से निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तो सुनिश्चित स्वहित होते हैं, पहले से ही ये अपने जो हित होते हैं उनको निश्चित कर लेते हैं, उसके बाद ही अपने आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगली विशेषता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता मतलब ये कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वे सर्वाधिकारवादी हो, चाहे अधिनायकवादी हो। हित समूह तो सभी प्रकार की व्यवस्था में होते हैं। साम्यवादी शासन में जब यूएसएसआर साम्यवादी था उस समय भी हित समूह होते थे, अलग अलग दबाव समूह होते थे। चीन में भी वर्तमान में वहाँ पर भी दबाव समूह हैं। चीन की जो सरकार है, यहाँ की पार्टी है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या फिर हम बात कर ले अधिनायकवादी जो उत्तरी कोरिया में है, वहाँ पर भी
किम जोंग जो वहाँ का तानाशाह है उसको किसी न किसी का तो कहना मानना ही पड़ता है, उस पर भी किसी का तो दबाव रहता ही है। तो दबाव समूह सर्वव्यापक होते हैं। इसकी गुणों की विशेषता हो गया सर्वव्यापकता, मतलब सब जगह ये मौजूद या उपस्थित रहते हैं। लोकतांत्रिक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतांत्रिक में। साथ ही साथ साम्यवादी में भी ये होते हैं, तानाशाही अधिनायकवादी सभी प्रकार में ये पाए जाते हैं। अगली विशेषता है इसकी ऐच्छिक सदस्यता। सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है कि आपको इस दबाव समूह का सदस्य बनना ही होगा। आप चाहो तो इस दबाव समूह का सदस्य बन जाओ, चाहो तो मत बनो। इस प्रकार इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती हैं। दबाव समूह विशेष हितों के संवर्धन के लिए संगठित होते हैं। इनकी सदस्यता वे ही व्यक्ति प्राप्त करते हैं जिनके हितों की पूर्ति इनके द्वारा होने की संभावना होती है। जैसे किसानों के हितों के लिए आपको किसानों के समूह से जुड़ना पड़ेगा, और विद्यार्थियों के हितों के लिए विद्यार्थियों के जो हित समूह या संगठन है उससे जुड़ना पड़ेगा। तो ये ऐच्छिक सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी को जबरदस्ती किसानों के संगठन में जोड़ दे, तो इस प्रकार ये दबाव समूह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। जब किसानों के समूह में किसान ही होंगे तो ही उनकी मांग पूरी हो सकती हैं, और विद्यार्थियों के समूह में विद्यार्थी ही होने चाहिए। दूसरे लोगों को यदि ज़बरदस्ती विद्यार्थी बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके हितों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती हैं, अपनी इच्छा से इसके सदस्य बनते हैं। जब इनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, उनके हित पूरे हो जाते हैं, तो वे सदस्यता छोड़ भी सकते हैं, और इनका सदस्य बनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। राजनीतिक क्रिया अभिमुखी। राजनीतिक क्रिया अभिमुखी मतलब राजनीतिक में जो राजनीतिक क्रियाएं होती है उसकी ओर वे अभिमुखी होते हैं, उनकी ओर वे तत्पर रहते हैं कार्य करने के लिए। जैसे वे सरकार को धमकी दे सकते हैं कि हमारी मांगें पूरी नहीं की तो अगली बार जब चुनाव होंगे उस चुनाव में आपको हार का भी मुंह देखना पड़ सकता है, हम आपको हराने की क्षमता रखते हैं। तो वे राजनीतिक क्रिया के प्रति अभिमुखी होते हैं। वे निर्वाचन को प्रभावित नहीं करते, निर्वाचन को प्रभावित नहीं करते हैं। ये राजनीतिक दलों के समान नहीं करते हैं। वे निर्वाचन को प्रभावित तो करते हैं लेकिन राजनीतिक दलों के समान किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचन को प्रभावित नहीं करते हैं। वे अपने हितों की पूर्ति के लिए, वे अपने जो विशेष हित होते हैं उन विशेष हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक प्रक्रिया या निर्वाचन को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अगली विशेषता है इनका कार्यकाल जो होता है वह अनिश्चित होता है। मतलब ये एक दिन में यदि इनकी मांगें पूरी हो जाए तो इनका कार्यकाल एक दिन तक हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 6 माह हो सकता है और 6 वर्ष तक भी हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 6 वर्षों से भी ज़्यादा भी हो सकता है। 1 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 माह, कितना भी इनका कार्यकाल हो सकता है। जैसे ही इनके हित पूरे हो जाते हैं इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, और जब तक इनके हित पूरे नहीं होते इनका कार्यकाल भी पूरा नहीं होता है। दबाव समूह स्थायी नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं? स्थायी नहीं होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। किसी हित विशेष की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आने के कारण हित पूर्ति के साथ ही ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही इनका हित पूरे होते हैं ये लुप्त हो जाते हैं। दबाव समूहों का वर्गीकरण। अलग अलग प्रकार के दबाव समूह बताएं। दबाव समूहों का वर्गीकरण या दबाव समूहों का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, जो वर्गीकरण है या उनके प्रकार हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के दबाव समूह बताए हैं। तो जीन ब्लंडेल ने बताए, सबसे पहले जीन ब्लंडेल ने बताए हैं। जीन ब्लंडेल ने प्रेरक तत्वों को आधार माना। किसको आधार माना? जीन ब्लंडेल ने प्रेरक तत्वों को आधार माना है। प्रेरक तत्व, उनको प्रेरित कौन करते हैं? दबाव समूह को प्रेरित करने वाले जो तत्व होते हैं उनके आधार पर किसने बांटा? जीन ब्लंडेल ने। प्रेरक तत्व जीन ब्लंडेल।
मानकर दो तरह के दबाव समूह बताए हैं। कौन कौन से दो हैं? एक तो है सांप्रदायिक दबाव समूह, उनको जो सांप्रदायिक यानी जाति आधार पर, जाति या धर्म पर आधारित होते हैं, जाति या धर्म पर जो आधारित होते हैं उनको सांप्रदायिक कहते हैं। और दूसरा है सामुदायिक या संसर्गात्मक या संस्थात्मक दबाव समूह, जो कि अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए होते हैं। सांप्रदायिक दबाव समूहों के निर्माण का आधार स्थिर है। सांप्रदायिक जो होते हैं वे स्थिर होते हैं, एक बार जो व्यक्ति वहाँ जन्म ले रहे वे हमेशा बने रहते हैं, उनके हित हमेशा ही महत्व रखते हैं उनके लिए, इसलिए ये ज़्यादातर स्थायी होते हैं। स्थिर और स्थायी सामाजिक संबंध हैं और इनको अलग अलग विशिष्ट लक्षण बताए हैं कि ये जन्म पर आधारित इनकी सदस्यत होती हैं। एक बार जिस जाति में जन्म ले लेते हैं उसी जाति के सदस्य बनकर रह जाते हैं। तो एक बार जैसे किसी जाति का संगठन हो गया, जैसे विभिन्न जो जातियाँ होती हैं ओबीसी या एससी एसटी आरक्षण लेने की बात करते हैं या जनरल में भी आरक्षण की बात करते हैं, तो वे एक बार जिस जाति में जन्म लेते हैं उसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अपने जो जाति के आंदोलन होते हैं उनमें ये सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और इनकी सदस्यता जन्म के आधार पर होती हैं। तो इस प्रकार ये हो गई अनैच्छिक संबंध हो गया इनका। कैसा हो गया? अनैच्छिक। इनकी सदस्यता कैसी हो गई? जन्म के आधार पर सदस्यता। तो इनका जो संबंध है वो कैसा हो गया? अनैच्छिक। ये इनकी इच्छा नहीं हो तो भी इनको इनके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। अपनी इच्छा से वे दूसरी जाति में नहीं जा सकते हैं, दूसरे जन्म में नहीं जा सकते हैं, इसलिए अनैच्छिक संबंध। प्रतिमानित संबंध होते हैं, यहाँ पर इनका एक फिक्स पैटर्न होता है, प्रतिमानित होता है कि इस प्रकार से काम करना है। और स्थायी संबंध होते ही हैं। और विशिष्ट और सुनिश्चित जो लक्ष्य वाले समूह हैं उनको जीन ब्लांडल ने सामुदायिक या संघात्मक या फिर संसर्गात्मक समूह का नाम दिया। इन समूहों के विशिष्ट लक्षण होते हैं उद्देश्य के आधार पर। ये सामान्य प्रकार के दबाव समूह की भांति ही होते हैं कि उद्देश्य के आधार पर सदस्यता संबद्ध होती हैं। अपने उद्देश्य जिनके समान उद्देश्य होते हैं वे उन समान प्रकार के दबाव समूह के सदस्य होते हैं। जिनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं वे अलग प्रकार के दबाव समूह के सदस्य होते हैं। ऐच्छिक संबंध होता है, अपनी इच्छा हो तो रहो, इच्छा ना हो तो दूसरे समूह में जाओ या फिर किसी भी समूह में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। जिसमें अपने हित पूरे होते हैं उस समूह में जाना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए ऐच्छिक संबंध। इनके उद्देश्य विशिष्ट होते हैं और ये औपचारिक संगठन होते हैं। औपचारिक संगठन हमेशा ही दबाव समूह कैसे होते हैं? औपचारिक संगठन होते हैं। आमंड के अनुसार आमंड और आमंड के एक साथी हैं जेम्स कॉलमैन। जेम्स कॉलमैन इन्होंने 1960 में एक पुस्तक लिखी। 1960 में पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। द पॉलिटिक्स डेवलपिंग एरिया 1960 में लिखी थी। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ये याद रखना है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किसने दिया? आमंड और कॉलमैन ने दिया। इनकी पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, 1960 में लिखी। और डेविड स्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें ही उन्होंने सुधार करके इसका आगे का विकसित रूप प्रस्तुत किया है आमंड और कॉलमैन ने। आमंड कॉलमैन ने जो दबाव समूह के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? हित समूह। दबाव समूह को इन्होंने दबाव समूह न कहकर हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप कहा है। और आमंड और जो कॉलमैन ने 4 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं, उनको हमें क्रम से याद रखना है। परीक्षा में सवाल आ रखा है, यूजीसी नेट में आ चुका सवाल है
कि इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। चारों में क्रम से याद रखना है हमें। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने बताया संस्थागत, सबसे पहले संस्थागत, दूसरे समुदायात्मक, तीसरे गैर समुदायात्मक, और चौथे इन्होंने बताए हैं प्रदर्शनकारी या अनियमित, एनोमिक मतलब अनामित, बिना नाम के। इनको याद रखने के लिए इस प्रकार हमें लिख देना है संसद घेरो। हमारी मांग पूरी करने के लिए किसको घेरना है, संसद को घेरना है। संसद घेरो, स बिंदी वाला, स संस्थात्मक या संस्थागत, ये स समुदायात्मक, स समुदायात्मक, फिर घेरों में यह ग करके गैर सामुदायिक कर देना है। गैर सामुदायिक, सामुदायिक पहले आ गए तो गैर सामुदायिक ही बाद में आएंगे। इस प्रकार से चाहे तो इस ग का प्रयोग करो या नहीं करो तो भी पहले समुदाय आ गया, संसद से समुदाय पहले आ गया, तो फिर गैर समुदाय, और फिर बाद में आ गया हमारा प्रदर्शनकारी। घेरना क्या है, संसद को घेरना, प्रदर्शन करेंगे तो ये सबसे अंत में आ गया प्रदर्शनकारी या अनियमित। अब इन्होंने अलग अलग प्रकार बताए कि संसद जो ये संस्थागत होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। संस्थागत होते हैं ये राजनीतिक होते हैं। कैसे होते हैं, राजनीतिक। संस्थागत जो होते हैं वे राजनीतिक होते हैं। जो समुदायात्मक होते हैं वे कैसे होते हैं, गैर राजनीतिक। गैर राजनीतिक, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों पास पास में आ गए। या फिर ये होते हैं व्यापारिक। कैसे, व्यापारिक भी हो सकते हैं। गैर राजनीतिक वो व्यापारिक हो गए। फिर गैर सामुदायिक जो होते हैं ये जाति पर आधारित होते हैं। गैर सामुदायिक कैसे होते हैं, जाति पर आधारित। और प्रदर्शनकारी या अनियमित जो होते हैं ये अचानक आते हैं। ये कैसे आते हैं, अचानक अस्तित्व में आते हैं। इसमें इसके अंतर्गत हमने हड़ताल, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शनों को इन्होंने इसमें शामिल किया। अमंड और कॉलमैन ने प्रदर्शनकारी अनियमित में हड़ताल, धरना प्रदर्शन को शामिल किया। इन्होंने कहा कि ये लिखा हुआ यहाँ पर, अमंड के अनुसार अनियमित जो होते हैं हित समूह अस्तित्व में अचानक आते हैं। इसका अस्तित्व कैसा था, अचानक उत्पन्न होते हैं, अचानक उत्पन्न होते हैं और अचानक समाप्त भी हो सकते हैं। जबकि संस्थागत जो होते हैं, संस्थागत राजनीतिक होते हैं। संस्थागत राजनीतिक। जो गैर सामुदायिक होते हैं वे जाति पर आधारित होते हैं। गैर सामुदायिक जो होते हैं जाति पर। जो सामुदायिक होते हैं वे गैर राजनीतिक होते हैं। गैर राजनीतिक और व्यापारिक प्रकृति के होते हैं। अमंड के अनुसार अपने कार्य और स्थिति के अनुरूप हित समूह का स्वरूप अलग अलग प्रकार निर्दिष्ट हो सकते हैं। निर्दिष्ट, किसी के निर्देश पर कार्य करने वाले निर्दिष्ट विकीर्ण हो सकते हैं जिनके उद्देश्य अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। एक समूह में मान लो एक दबाव समूह में अलग अलग सदस्य होते हैं। इन एक सदस्य का एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सामान्य होते हैं। ये भावात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, इमोशनल होते हैं, अपनी भावनाओं के आधार पर ये जुड़े रहते हैं। और आरोपित भी हो सकते हैं, कई बार आरोपित भी हो सकते हैं। आरोपित प्रकार में जातिवाद, जाति वाले ज़्यादातर आएंगे। जाति या धार्मिक जो दबाव समूह होते हैं वो आरोपित होते हैं कि आपको इसमें आना ही पड़ेगा। आरोपित में बाध्यता होती है कि आपको इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, उसे आरोपित कहते हैं। रॉबर्ट सी बॉन साहब ने, पहले हमने बॉन साहब को पढ़ा है कि इन्होंने कहा कि जोड़ कर रखते हैं और प्राथमिकता देते हैं अपने उद्देश्यों को। तो रॉबर्ट सी बॉन के अनुसार, रॉबर्ट सी बॉन ने दबाव समूह का वर्गीकरण उनकी प्रकृति या स्वरूप, प्रकृति या उद्देश्यों के आधार पर किया है। किस पर किया है, प्रकृति या उद्देश्यों के आधार पर। और फिर इन्होंने दो प्रकार के और माने हैं जिनको इन्होंने गौण महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि गौण है, दो और माने उनको गौण आधार दिया है। परिचालन की तकनीक कैसी है और सदस्यों की भागीदारी किस प्रकार की है, इसको ये आधार मानते हैं कि भाई जो दबाव समूह अपने कार्यक्रम चलाते हैं वे कौन सी तकनीक पर चलाते हैं।
संसदात्मक हैं, अनुनय वाली हैं, या फिर डराने धमकाने वाली या असंसदात्मक हैं। ये परिचालन की तकनीक हो गई। सदस्यों की भागीदारी स्वैच्छिक हैं या बाध्य करके बुलाया गया है, भाई आपको आना ही पड़ेगा हमारे साथ, नहीं तो हम भी आपके साथ कभी नहीं आएंगे। इस प्रकार डरा धमका कर भी सदस्यों को एकत्रित किया जा सकता है। या फिर सदस्य स्वेच्छा से आए हैं। इस प्रकार सदस्यों की भागीदारी की बात की इन्होंने। रॉबर्ट सी बॉर्न ने 2 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं। परिस्थितिजन्य, एक तो है परिस्थिति के अनुसार जो होते हैं परिस्थितिजन्य, और दूसरा हो गया अभिवृत्तिजन्य। परिस्थिति के अनुसार होता है, परिस्थिति ऐसी बन गई कि हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जाना ही पड़ेगा, वे सिचुएशनल हो गए। लेकिन जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है, जो एटीट्यूशनल होते हैं, उनको अब उनकी मनोवृत्ति के अनुसार जाना पड़ता है, उसे अभिवृत्तिजन्य समूह कहते हैं। दबाव समूहों की भूमिका क्या होती है? तो दबाव समूह की भूमिका की यदि बात करें तो दबाव समूह कार्यपालिका को प्रभावित करते हैं। कार्यपालिका में कौन आते हैं? कार्यपालिका में मंत्री आ जाते हैं, या फिर प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाते हैं। इनको ये प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित करने की बात करते हैं। तो कार्यपालिका पर क्या संबंध होते हैं इनके? अपने हितों को पूरा करने के लिए कार्यपालिका के सदस्यों से संपर्क स्थापित करते हैं। संपर्क तो स्थापित करना ही पड़ेगा, लेकिन कार्यपालिका के सदस्यों से संपर्क स्थापित करते हैं। दबाव समूह इसके लिए सभी संभव तरीकों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह और व्यवस्थापिका ही हर नियम बनाती हैं, कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका ही करती हैं। इसलिए दबाव समूह सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं व्यवस्थापिका को, वहाँ के एमपीज को, वहाँ के एमएलए को, विधायक जिसे हम कहते हैं विधायक, सांसद जो होते हैं, उनको ये प्रभावित करते हैं और अपना दबाव लगाकर, जो भी प्रेशर बनाकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। इसके लिए वे दबाव समूह जो होते हैं चुनाव प्रचार में आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। चुनाव प्रचार में मदद कर सकते हैं, जब चुनाव होते हैं उस समय मदद कर सकते हैं, या आर्थिक सहायता भी देकर विधायकों को अपना आश्रित या अपना पक्षकार बना लेते हैं। आर्थिक सहायता जो चुनाव में चंदा दिया जाता है उसको यह आर्थिक सहायता होगी। जिस पार्टी को जो चंदा देगा वह पार्टी जब सरकार में आएगी तो इस विशेष प्रकार के दबाव समूहों की मदद जरूर करती हैं। दबाव समूह तथा न्यायपालिका। दबाव समूह और न्यायपालिका के संबंध में एलन बॉल ने कहा है कि अमेरिका की बात उन्होंने कही। अमेरिका में जब दबाव समूह होते हैं, न्यायाधीशों को चुने जाने के समय वे राजनीतिक रूप से जो सक्रिय न्याय थे पहले, उनको न्यायाधीश बनाने की बात करने के लिए दबाव डालते हैं। वे टेस्ट केसेस का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट केस के द्वारा न्यायाधीशों के जो कुछ निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करते हैं कि अभी पुराने केस में आपने इस प्रकार के निर्णय दिए, इस केस में भी ऐसे निर्णय देने हैं आपको। या फिर कई बार जन अभियान चला देते हैं, कई बार जन अभियान चलाकर, जिस प्रकार हमारे भारत में भी निर्भया केस जो हुआ था उस समय लोग सड़कों पर उतर आए थे और न्यायाधीशों को कहा कि को जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस प्रकार जन अभियान चलाकर भी दबाव समूह जो हैं न्यायपालिका को प्रभावित कर सकते हैं। दबाव समूह तथा प्रशासन। प्रशासन एक तरह से लोक सेवक जिसे हम कहते हैं लोक सेवक, ये लोगों की सेवा करने के लिए ही होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वे सेवक होते हैं, इसलिए ये भी दबाव समूह के आगे अपना जो है कार्य करने के लिए विवश होते हैं। तो प्रशासन के संबंध में इनके कैसे संबंध हैं? अनेक दबाव समूह जो होते हैं संगठन तथा साधनों की अपर्याप्तता के कारण, कई जो दबाव समूह होते हैं वे उनके संगठन छोटे हो सकते हैं या उनके पास साधन कम है, अपर्याप्त हैं, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को प्रभावित करने में असफल रहते हैं, तो वे प्रशासनिक स्तर पर अपने हित साधने का प्रयास करते हैं। जो लोग संसद तक या विधानसभा तक नहीं जा पाते, वे अपने नज़दीकी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके पास जाकर अपने हितों के बारे में उनके बताते हैं कि हमारे ये हित हैं, इनको पूरा करना चाहिए। तो ये छोटे स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासन पर दबाव डालते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों
या प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए दबाव समूह इनको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल और दबाव समूह के दोनों के हित आपस में जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार विज्ञान में हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसमें वो दोनों तरफ चलती हैं, इसी प्रकार इनके आपस में हित बने रहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों को कहते हैं हम आपको चुनाव में जीत दिला देंगे, तो राजनीतिक दल भी कहते हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस प्रकार ये दोनों के इनके जुड़े रहते हैं हित। राजनीतिक दल स्वयं ही उनके ऐसे संबंध सूत्र स्थापित करने में सहायता करते हैं क्योंकि दोनों की स्थिति पारस्परिक निर्भरता की होती हैं। ये दोनों परस्पर निर्भर होते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों पर और राजनीतिक दल दबाव समूहों पर निर्भर होते हैं और दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दबाव समूह और निर्वाचन। कई बार दबाव समूह जो होते हैं अपने उद्देश्य पूरे नहीं होने पर या फिर दूसरे जो दबाव समूह होते हैं कभी कभी जो विपरीत दबाव होते हैं या संपर्क नहीं हो पाने पर, उसके अभाव में या किसी कोई भी कारण से अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वे फिर जो सरकार में होते हैं या फिर विपक्षी दल को भी चेतावनी देते हैं कि निर्वाचन में यदि आपको जीतना है तो आपको हमारे हितों की पूर्ति करनी पड़ेगी। तब वे निर्वाचन को प्रभावित करते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए उनको अपनी संख्या यानी जनसंख्या में वे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा। आर्थिक शक्ति होगी तो भी चंदा देकर अपना कार्य करवा सकते हैं। तो संख्या पर या आर्थिक शक्ति दोनों में से एक में इनकी शक्ति मजबूत होनी चाहिए, बल होना चाहिए इस पर। इस प्रकार ये आज का वीडियो पूरा होता है। इसका जो PDF फाइल है, PDF फाइल आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं इसकी PDF फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।